स्वेटर बेचने वाली सास बहू। अरे बहू देख, सर्दियाँ आने वाली हैं। आज हमें बाजार से ऊन खरीद कर लानी है। अगर ऊन नहीं लेकर आए तो फिर सर्दियों के लिए स्वेटर कैसे बनेंगे। और फिर तुझे तो पता है ना, हम अपने ही हाथों के बने हुए स्वेटर बेचते हैं। अरे हाँ माँ जी, आप सही कहती हो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है जिससे हम ऊन खरीद कर ला सकें। अरे बहू, तू पैसों की चिंता मत कर। पैसों का इंतजाम मैंने कर लिया है। मैंने गांव के मुखिया से थोड़े पैसे उधार ले लिए हैं। जैसे ही हम मुनाफा अच्छा होगा हम उसके पैसे उतार देंगे। लेकिन माँ जी, अगर काम नहीं चला, हम अपने स्वेटर नहीं बेच पाए, तो फिर हम क्या करेंगे। अरे बहू, शुभ शुभ बोल। अगर पहले ही बुरा बुरा सोचेगी तो अच्छा कहाँ से होगा। तू तो जानती ही है, हर साल हम स्वेटर बेचकर अच्छा खासा कमा लेते हैं, तो फिर इस बार क्यों नहीं कमाएंगे। अच्छा ठीक है माँ जी, चलो बाजार से ऊन खरीद कर लाते हैं। दोनों सास बहू बाजार में जाती हैं और उधार लिए हुए पैसों से बहुत सारी ऊन ले आती हैं, जिसके बाद वो दोनों दिन रात ऊन के स्वेटर बुनना शुरू कर देती हैं। अरे बहू ये देख, मैंने कितने सारे अलग अलग डिजाइन के स्वेटर बनाए हैं। आजकल की औरतों को तो ऐसे ही स्वेटर पसंद हैं। देखना, हमारे स्वेटर बहुत जल्दी बिकेंगे। हाँ हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कहती हो। कुछ दिन तक स्वेटर बुनने के बाद दोनों सास बहू स्वेटर लेकर गांव के बाजार में पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों जोर जोर से आवाज लगाकर लोगों को अपने पास बुलाने लगती हैं। आइए आइए, हाथों से बने हुए स्वेटरों का आनंद उठाइए। ऐसे स्वेटर पूरे बाजार में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। अरे देर मत कीजिए, ये मौका बार बार नहीं आएगा। हाथ के गरम गरम स्वेटर, और वह भी ऊन से बने हुए, दोबारा नहीं मिलेंगे। आओ और अपनी पसंद के स्वेटर ले जाओ। लोगों की भीड़ यहाँ से वहाँ जाती रहती है, लेकिन कोई भी अंगूरी और कांची के स्वेटर खरीदने नहीं आता। ये देखकर कांची अंगूरी से कहती है, अरे माँ जी, आखिर ये गांव के सभी लोग जा कहाँ रहे हैं। हमारी दुकान में तो कोई भी नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी इतनी मेहनत खराब हो जाएगी। अरे बहू, तू चिंता मत कर, मैं पता लगाती हूँ कि आखिर ये गांव के सभी लोग जा कहाँ रहे हैं। अंगूरी लोगों के पीछे पीछे चलने लगती है, जिसके बाद वो देखती है कि एक औरत के पास लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। आइए आइए, सर्दियों में गरम गरम कोट पहने। ऐसे गरम कोट कहीं नहीं मिलेंगे जो आधा शरीर ढक दे। अरे इसे पहनने के बाद एक रजाई जैसी निवास हो जाएगी। हर एक बार खरीदोगे तो सालों साल पहनोगे। आखिर इस औरत के बने हुए स्वेटर में ऐसा क्या है जो हमारे स्वेटर में नहीं। जरा मैं भी तो देखूं। अंगूरी जैसे ही गोदावरी के पास जाती है, गोदावरी के पास लंबे लंबे कोट होते हैं, जिसे पहनने के बाद इंसान आधा ढक जाता है। ऊपर से ठंड भी नहीं लगती। अरे वाह, इतने सुंदर कोट। अब इन कोट के आगे तो मेरे हाथों के बने हुए स्वेटर फेल तो होने ही थे। अब मैं क्या करूं। अंगूरी वापस अपनी बहू के पास जाती है और उसे गोदावरी के कोटों के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद कांची अपनी सास अंगूरी से कहती है, अरे माँ जी, आप चिंता मत करो। अगर वह अपने लंबे लंबे बड़े बड़े कोट बेच रही हैं, तो हम भी अपने स्वेटर को बेचने के लायक बनाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपने स्वेटरों के साथ मफलर भी बेचना शुरू करें। अगर हम स्वेटर के साथ मफलर फ्री रखेंगे तो लोग हमारी दुकान में जरूर आएंगे। अरे बहू, वैसे तेरा सुझाव बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें और ऊन चाहिए होगी। ठीक है माँ जी, मेरे पास जो सेविंग रखी है, मैं उन पैसों से ऊन खरीद लेती हूँ। कांची और अंगूरी दोनों सास बहू और ऊन खरीद कर अपने घर ले आती हैं, जिसके बाद वो दोनों सास बहू उन स्वेटर्स के साथ मफलर भी बनाती हैं। जिसके बाद वो अगले दिन दोबारा से बाजार में आती हैं और अपने स्वेटर बेचना शुरू करती हैं। आओ आओ, हाथों के बने हुए स्वेटर खरीदो। अरे एक स्वेटर खरीदने पर उसके साथ मफलर फ्री। जितने स्वेटर खरीदोगे उनके साथ मफलर फ्री। अंगूरी के ऐसे चिल्लाने से गांव के कई सारे लोगों की भीड़ उनकी दुकान पर लग जाती है। अरे बहन जी, तुम्हारे स्वेटर तो बहुत ही गर्म है, और साथ में ये गर्म मफलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे ये वाला खरीदना है, इसे पैक कर दो। निर्मला अंगूरी को पैसे देती है, जिसके बाद अंगूरी उसे स्वेटर दे देती है। ऐसे ही देखते उस समय उनके कई सारे स्वेटर बिक जाते हैं, जिसके बाद गोदावरी यह सब देखकर अपने आप से कहती है, कल तक तो लोगों की भीड़ मेरे कोट पर लगी हुई थी, लेकिन आज देखो, इन लोगों ने मेरे सारे कस्टमर छीन लिए। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा।
गोदावरी एक केमिस्ट की दुकान से एक केमिकल की बोतल लेकर आती है, जिसके बाद वो चुपके से उस केमिकल को कांची और अंगूरी के बनाए हुए स्वेटर्स के ऊपर डाल देती है। उस केमिकल की वजह से सारा ऊन गल जाता है। जैसे ही कांची का ध्यान उसके स्वेटर्स के ऊपर पड़ता है तो वो स्वेटर देखकर हैरान रह जाती है। अरे माँ जी, ये क्या हो गया? देखिए, हमारे बनाए हुए ऊन के सभी स्वेटर गल गए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो एकदम नई ऊन खरीदी थी जिससे हमने ये सारे स्वेटर बनाए थे। हे भगवान, सत्यानाश! हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब हम लोग क्या करें? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी तो हमें अपना उधार पैसा भी चुकाना था। इतनी मेहनत करने के बाद भी कांची और अंगूरी के आधे से ज्यादा स्वेटर तो केमिकल की वजह से खराब हो जाते हैं, जिसके चलते उनका बहुत भारी नुकसान हो जाता है। वहीं गोदावरी ये सब देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि सभी कस्टमर वापस उसी के पास आकर उसके कोट खरीदने लगते हैं। बेचारी अंगूरी और कांची दोनों मायूस होकर शाम के वक्त अपने घर लौट आती हैं, जिसके बाद रविंदर अंगूरी का उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे पूछता है, अरे भगवान, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इस तरह उतरा हुआ क्यों है? कांची अपने ससुर और अपने पति विवेक को अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनकर रविंदर और विवेक दोनों ही अफसोस करते हैं। तभी विवेक अपनी माँ अंगूरी और कांची से कहता है, देखो, जो हुआ उसे छोड़ो, लेकिन अब ये सोचो कि तुम्हारा जो घाटा हुआ है उसे मुनाफे में कैसे बदलना है। ये देखो, ये एक मीशो ऐप है। इसमें तुम अपने हाथ की बुनाई हुई चीज अपलोड करो और उसे बेचो। पहले एक से शुरुआत करो। अगर पहला बिक जाता है तो उसके ऊपर कमाए हुए पैसों से 2 और बनाओ और उसके बाद उन्हें भी डालो। ऐसे धीरे धीरे करके जो भी तुम्हारा घाटा हुआ है इसे इसी तरह कवर करके देखो। विवेक अपनी माँ और अपनी पत्नी को एक मीशो ऐप के बारे में बताता है, जिसके बाद दोनों सास बहू एक स्वेटर बनाकर मीशो ऐप के ऊपर डाल देती हैं। जैसे वो स्वेटर अपलोड करती हैं, कई सारी ऑडियंस उनके स्वेटर को लाइक करती है, जिसके बाद कुछ लोग उसे खरीदने का ऑर्डर भी दे देते हैं। अजी, ये देखिए, किसी ने स्वेटर को मंगाया है। अब मैं क्या करूं? अब कुछ नहीं करना है, स्वेटर को पैक करके कस्टमर के एड्रेस पर भेज देना है। कांची और अंगूरी दोनों सास बहू मिलकर स्वेटर को अच्छे से पैक करके एड्रेस पर कुरियर कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें उसके पैसे भी मिल जाते हैं। ऐसे ही वो दूसरी बार फिर से और स्वेटर बुनकर ऑनलाइन मीशो ऐप पर डाल देते हैं, जिसके चलते उनका स्वेटर बेचने का काम धीरे धीरे अच्छा चलने लगता है। अरे माँ जी, देखो जरा, लोगों को हमारे हाथों के बने हुए स्वेटर कितने पसंद आ रहे हैं। हाँ बहू, मुझे नहीं पता था कि हम अपने इतने बड़े घाटे को मुनाफे में कभी बदल पाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ऐप ने हमारी सभी परेशानी को दूर कर दिया। धीरे धीरे अंगूरी और कांची दोनों सास बहू का स्वेटर बेचने का काम बहुत बढ़िया चलने लगता है, जिसके चलते वो घर बैठे पैसा कमाने लगती हैं और अपना उधार पैसा भी चुका देती हैं। 3 वेजिटेरियन और 2 नॉन वेजिटेरियन बहू। गायत्री, गौरी और चंदा तीनों अपनी सास के साथ मिलकर अपनी देवरानियों का स्वागत करती हैं। अरे वाह, देखो तो जरा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है हमारी देवरानियां। अरे अब क्या दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी? अपनी देवरानियों को अब अंदर तो बुला लो। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। चलो चलो, अब चावलों का कलश सीधे पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। अंकिता और निकिता दोनों अपने सीधे पैर से चावल का कलश गिराकर अंदर आ जाती हैं। अरे बेचारी शादी के फंक्शनों में कितनी थक गई होंगी। जाओ बहू, इन्हें इनके कमरे में छोड़ाओ। गायत्री, गौरी और चंदा तीनों अंकिता और निकिता को उनके कमरे में छोड़ आती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, उन दोनों की रसोई होती है। तभी गौरी अंकिता से पूछती है, आज तुम्हारी पहली रसोई है, सबसे पहले मीठे में कुछ बनाना, उसके बाद सबके लिए कुछ बढ़िया सा बना देना। वैसे तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है? ये पूछते ही अंकिता और निकिता उन दोनों से कहती हैं, फिश करी, ऑमलेट, अंडा ब्रेड, चिकन तंदूरी, मटन बिरयानी, चिकन कोरमा, चिकन पुलाव। उनके मुंह से नॉनवेज की बातें सुनते ही गायत्री, गौरी और चंदा हैरान रह जाती हैं। हे भगवान, शिव 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 शिव, अपना मुंह बंद रखो। ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? क्या तुम दोनों नॉनवेज खाती हो? हे भगवान प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया? और ये आप लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? नॉनवेज खाना कोई बुरी बात तो नहीं। आई लव नॉनवेज और मुझे फिश के पकौड़े खाना बहुत पसंद है। क्या कहा? फिश के पकौड़े खाना पसंद है? अरे क्या तुम्हें नहीं पता, हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। भला हमारे घर में तो मांस मछली कैसे बना सकती हो? ओहो, मैं तो भूल ही गई।
माँ ने बताया था कि हमारे ससुराल वाले सब वेजिटेरियन हैं। अंकिता ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी गौरी कहती है, मुझे ये बात माँ जी को बतानी होगी कि वह गलती से मांस मछली खाने वाली बहुओं को घर ले आई हैं। इन्हें तो आज ही इनके घर पर रिटर्न टिकट के साथ रिटर्न करना होगा। अरे अरे जीजी, आप ये क्या कह रही हो? मेरी बहन निकिता तो आपसे मजाक करती है। भला हम क्यों मांस मछली खाएंगे, हम तो प्योर वेजिटेरियन हैं। अंकिता की ये बात सुनकर निकिता चुप हो जाती है, जिसके बाद गौरी, गायत्री और चंदा वहाँ से चली जाती हैं। अरे भैंस की अकल, तुझे कितनी बार समझाया है? बार बार तू ये मांस मछली की पूरी लिस्ट लोगों को मत सुनाया कर। माँ ने क्या कहा था, भूल गई क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ये सब तो वेजिटेरियन है, लेकिन मछली के पकौड़े के बिना मेरा जीवन तो सूना सूना है। अब मैं क्या करूँ? फिलहाल तो हम सबके लिए वेजिटेरियन खाना बनाएंगे, लेकिन हम अपने पतियों से अपने नॉनवेज की बात नहीं छुपाएंगे। निकिता और अंकिता दोनों बहनें मिलकर सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रस्में करते करते सुबह से रात हो जाती है। रात को जैसे ही अंकिता निकिता दोनों अपने अपने कमरों में जाती हैं, वह दोनों अपने पतियों से कहती हैं, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो, किसने रोका है तुम्हें? दरअसल बात ये है, मैं नॉनवेज खाती हूँ। निखिल जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। हाँ हाँ, जो तुम्हें कहना है तुम कह सकती हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था कि आपके घर में सभी लोग वेजिटेरियन हैं और बिना मांस मछली के मेरी जिंदगी तो बिल्कुल सूनी सूनी है। क्या कहा? मांस मछली? अरे तुम्हें पता है, मेरी तीनों भाभियों को तुम्हारी इस मांस मछली खाने के बारे में पता चल गया तो तुम्हें वापस तुम्हारे मायके भेज देंगी। अरे और तो और, मेरा तुमसे डिवोर्स भी करवा देंगी। दोनों अपनी पत्नियों को जवाब दे देते हैं, तभी वह दोनों रोने लगती हैं, जिसके बाद निखिल और राघव अंकिता और निकिता से कहते हैं, देखो, अगर तुम्हें कभी नॉनवेज खाने का मन हुआ तो मैं तुम्हें बाहर से खिला दूंगा। लेकिन घर में तो धरती फट जाए या आसमान फट जाए, इस घर के अंदर नॉनवेज खाने की कभी सोचना भी मत। यह सुनने के बाद निकिता और अंकिता को थोड़ी सी शांति मिलती है, जिसके बाद वह दोनों सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, उन दोनों को नॉनवेज खाने का मन होता है। वह अपने पतियों से कहती हैं, जिसके बाद निखिल और राघव दोनों ही सुबह सुबह उन दोनों को नॉनवेज खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं। जब वह वापस लौट कर आते हैं तो अंकिता और निकिता की जेठानियां उन्हें देखकर कहती हैं, अरे क्या बात है, इतनी सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? इतनी सुबह तो घर में कोई भी नहीं उठा और तुम तो सबसे पहले उठ गई। निकिता और अंकिता दोनों एक साथ बोल पड़ती हैं, हम मंदिर गए थे, तबीयत खराब थी इसलिए डॉक्टर के पास गए थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर के पास गए थे या फिर मंदिर गए थे? अरे भाभी, पहले हम मंदिर गए थे, उसके बाद इन दोनों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद हम इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। हाँ हाँ, ऐसा ही है। ऐसा कहकर निखिल और राघव दोनों अपनी अपनी पत्नियों को अपने कमरे में ले जाते हैं। तभी निकिता निखिल से कहती है, अरे आज तो आपने हमें बाल बाल बचा लिया। अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें बचाना तो मेरा फर्ज है। निखिल अंकिता से ऐसा कहता ही है, वहीं दूसरी तरफ राघव अंकिता से कहता है, बस चाहे कुछ भी हो जाए, माँ और तीनों भाभियों को तुम्हारे बारे में पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो तूफान उठा देंगे। अजी आप चिंता मत कीजिए, मेरी बहन और मेरे मांस मछली खाने की खबर इस घर में किसी को नहीं पता चलेगी। ये सब गौरी दरवाजे पर खड़ी हुई सुन लेती है और वह चीखते हुए कमरे के अंदर आती है और उन दोनों से कहती है, क्या कहा, तुम दोनों बहनें मांस मछली खाती हो? हे भगवान, ये सब क्या है? तुम दोनों बहनें नॉन वेजिटेरियन हो? अपना पर्दा फाश होने के बाद अंकिता बात को संभालने की कोशिश करती है। अरे जीजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो माँ जी हम पर बहुत गुस्सा करेंगी। अरे ऐसे कैसे? इस घर में वेजिटेरियन है, हम पूजा पाठ करते हैं और तुम हमारी अर्चना भक्ति सबको भ्रष्ट करती जा रही हो। तुम दोनों बहनों ने हमारे घर को अपवित्र कर दिया है। गौरी एक क्षण भी नहीं रुकती और वह फौरन अपनी सास के साथ गायत्री और चंदा को भी अंकिता निकिता के नॉनवेज खाने की बात बता देती है, जिसे सुनते ही ममता अंकिता और निकिता को बुलाकर उनसे कहती है, अभी तुम दोनों स्नान करो गंगा जल से और उसके बाद मेरे पास आओ। तुम दोनों ने इस पूरे घर को अपवित्र कर दिया है, मुझे इस घर का शुद्धिकरण करवाना होगा। निकिता और अंकिता दोनों बहनें पवित्र गंगा जल से नहाकर तो आ जाती हैं, लेकिन उनके आने के बाद उन दोनों की जेठानियां अपने हाथों में बैग लेकर कहती हैं, माँ जी, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। जिस रसोई में नॉनवेज बनेगा उस रसोई का बना हुआ खाना मैं नहीं खा सकती।
इन दोनों ने इस घर को अपवित्र कर दिया है। हम अपने मायके जा रही हैं। अरे इसमें इन दोनों की क्या गलती है? भला हम किसी के खाने के अंदर ऐसे दखलंदाजी नहीं कर सकते। और फिर हमने भी इन लोगों से नॉन वेजिटेरियन के बारे में नहीं पूछा था। आज से जिसे जो खाना है वो खा सकता है। मैंने एक फैसला लिया है, आज से इस घर में 2 रसोई होंगी, एक अंकिता और निकिता के लिए और दूसरी तुम तीनों के लिए। लेकिन मेरी 5 बहुएं इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। ममता अपनी 5 बहुओं के लिए फैसला ले लेती है, जिसके बाद अंकिता और निकिता की रसोई अलग हो जाती है और गौरी, गायत्री और चंदा की रसोई अलग। अब वह एक ही छत के नीचे रहते तो हैं, लेकिन अपने तौर तरीके का खाना खाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। रायगढ़ गांव में रहने वाला किशोर पेशे से कपड़ों का कारोबारी था। कुछ दिन पहले ही उसकी शादी कौशल्या से हुई थी। दोनों दंपत्ति के बीच शादी का स्नेह उमड़ रहा था। किशोर रोज रात को जब थका हारा घर आता, तब कौशल्या उसकी सेवा बाड़ी में समय बिताया करती। समय के साथ गर्भवती होकर कौशल्या एक बेटी को जन्म देती है। बदकिस्मती से इस बीच कौशल्या की दशा बेहद बिगड़ जाती है और वो बोलती है, सुनो जी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अपने कलेजे का टुकड़ा, अपना अंश तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ। आज से ये अंशिका कहलाएगी। इसी के साथ कौशल्या के सांसों की डोर सदा के लिए टूट जाती है, जिसके बाद किशोर दूधमुही बच्ची को इसका कसूरवार मान लेता है। अभी कौशल्या की मौत को महीने भी ना बीते थे। इसी बीच किशोर ने उसे बिसार कर दूसरे गांव की रहने वाली रमिया से ब्याह कर लिया। सुनो जी, ये किसकी बच्ची है? ये बच्ची नहीं, एक बला है। जनते ही माँ को खा गई। मेरा बसा बसाया संसार उजाड़ दिया इसने। नन्ही सी बच्ची के लिए किशोर के मन में इतनी नफरत देखकर रमिया कहती है, आज तक तो मैंने खून के खातिर माँ बाप को खुद को न्यौछावर करते देखा था, मगर सगी बेटी के प्रति बाप के मन में इतनी कुड़कुड़ाहट पहली दफा देख रही हूँ। सुनहरा मौका है रम्या, चिंगारी जल रही है, बस इसे अपने साजिश के हवा से सुलगाते रहना है। अंशिका के प्रति किशोर के मन में कड़वाहट देखकर रमिया रोजाना उसके मन में बुराई के बीज बोया करती। दूधमुही अंशिका सारा दिन भूख से बिलबिलाती जमीन पर लोटपोट होते हुए थक हार कर सो जाती है। कुछ ही महीनों के बाद रमिया भी गर्भवती होकर एक बेटी को जन्म देती है और इसके जन्म के साथ सगे और सौतेलेपन की दीवार की नींव पड़ जाती है। मेरी ये बेटी मेरे लिए बरकत बनकर आई है। इसके आने से अनाज भरपूर हो गई है, इसलिए आज से ये अंजलि कहलाएगी। समय गुजरता है। जहां एक ओर अंजलि को माँ की ममता और पिता का प्यार एक साथ मिल रहा था, वहीं दूसरी ओर अंशिका का ज्यादातर दिन भूख से बिलबिलाते हुए बीतता। अंशिका हाथ पांव सिकोड़कर रसोई घर में सो रही थी। तभी रमिया बाल्टी भरकर ठंडा पानी अंशिका पर उड़ेल देती है। ठंड से थर्राती हुई अंशिका उठ खड़ी होती है। खुल गई नींद लाडो रानी की। सुबह का सूरज सर पर चढ़ाया है और तू पाँव पसारे सो रही है। माफ कर दो माँ, रात को झाड़ा बहुत ज्यादा था ना, इसलिए देर से नींद आई। ये भाषणबाजी बंद करके काम कर जल्दी से। मेरे लिए अदरक इलायची की चाय बना कर ला। अंशिका काम में जुट जाती है। तभी दबे पांव अंजलि रसोई घर में आती है। अंशिका जीजी, मैं कोई मदद करूं? अरे नहीं छुटकी, अगर माँ बाबूजी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो जाने कयामत आ जाएगी। तू जा। रमिया और किशोर इस बात से बेखबर थे कि उनके लाख फूट डालने के बावजूद भी दोनों सौतेली बहनों में सगे से बढ़कर प्यार शुमार था। एक दिन की बात है, किशोर और रमिया हॉल में एक साथ बैठे बात कर रहे थे। माँ, बाबूजी,
मुझे आपसे कुछ कहना है। तुझे कितनी बार कहा है ना कि अपना ये मनहूस चेहरा मेरे सामने मत लाया कर। सारा दिन अब घनघोर ग्रहण में बीतेगा। अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंशिका की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। जैसे तैसे वो हिम्मत जुटाकर कहती है, माँ बाबूजी, बाकियों की तरह मुझे भी स्कूल जाकर पढ़ने का मन करता है। मुझे स्कूल में दाखिला दिला दो। आहा, पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगी। अरे जब देखो हमारी बेटी की बराबरी किए रहती है। बाबूजी, मुझको स्कूल में दाखिला दिला दो। मैं फिर आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। रमिया के कड़वे बोल की कूटनीति में आकर किशोर अंशिका को बहुत मारता है। माँ, बाबूजी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मत करो। जीजी को मत मारो बाबूजी, वो मर जाएगी। जाने इस बैरन ने कौन सा मंत्र मारा है मेरी बेटी पर, जो इसी का राग अलाप लगाए रहती है। अजी मैं तो कहती हूँ कोठरी में बंद कर दो इसे। 4 दिन भूखी रहेगी तो स्कूल जाने का बुखार उतर जाएगा। माँ की मार और पिता की दुत्कार सहते हुए अंशिका बड़ी हो जाती है। जहाँ अंजलि कॉलेज में पढ़ती लिखती, वहीं बेचारी अंशिका चौका बर्तन में ही दिन बिताती। एक रात किशोर रमिया से कहता है, रमिया, अपनी अंजलि अब सयानी हो चली है। अब कोई रईस सा रिश्ता खोजकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। अजी मगर अंशिका से पहले अंजलि की शादी करेंगे तो गांव गढ़ के लोग जीना दुश्वार कर देंगे। पहले इस बैरन को कहीं बांधना होगा। किशोर गांव के पंडित को अंशिका की तस्वीर थमाकर शादी के रिश्ते खोजने को बोलते हैं। 2 दिन बाद सुषमा अपने 2 बेटों प्रवेश और रघुवीर के साथ उनके घर आती है, जहां अंशिका सादा सा सूट और अंजलि महंगा सा सूट पहनकर उनके सामने आते हैं। हमें आपकी दोनों बेटियां पहली नजर में भा गई है। ईश्वर की दया से अन्न जल के खत्ते कभी खाली नहीं पड़ता। कपड़ों के कई मील हैं। सबका हिसाब किताब मेरा छोटा बेटा प्रवेश देखता है। ये सुनकर दोनों दंपत्ति खुसुर फुसुर करने लगते हैं। रम्या, जमा पूंजी की बागडोर छोटे बेटे के हाथ में है। इससे ही अंजलि की शादी होगी। क्या हुआ बहन जी, सब खैरियत तो है? जी देखिए बहन जी, जो कि अंशिका, तो इसका ब्याह रघुवीर और अंजलि का ब्याह प्रवेश से तय समझिए। और रही बात दान दहेज की, तो अपनी छोटी बेटी के ब्याह में हम बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ाएंगे। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। अगले ही दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। तू देख लेना अंजलि बिटिया, तेरे बाबूजी इतने शानो शौकत से तेरी शादी करेंगे कि पूरा गांव देहात देखेगा। लाखों का लहंगा दिलाऊंगा तुझे बेटा। और अंशिका जीजी का क्या बाबूजी? तू फिर उस मनहूस को बीच में ले आई। इस बैरन के ब्याह में मैं एक फूटी कौड़ी न लगाऊं। मुझसे पहले आप पर अंशिका जीजी का अधिकार है। अरे आप दोनों जानते भी हैं, आप दोनों की नफरत जीजी के दिल पर नाग की तरह लौटती है। कम से कम इस घर से उन्हें हंसी खुशी विदाई तो दे दीजिए। क्या करूं मैं मेरी बेअकल बेटी का। ना जाने इस बैरन ने कौन सी घुट्टी पिलाई है, जो इसी के पक्षदारी में बोलती है। सुन अंशिका, इस ब्याह के बाद इस घर के द्वार तेरे लिए बंद हो जाएंगे। इसे अभी से गांठ बांध ले। जाने कैसा काठ का कलेजा है आप दोनों का। चलो जीजी। देखते ही देखते ब्याह की बेला दस्तक देती है, जहां रमिया और किशोर अपनी सगी बेटी की हल्दी मेहंदी की रस्में धूमधाम से करते हैं। वहीं सौतेली बेटी की हथेली एकदम सूनी होती है। जहां अंजलि लाखों का लहंगा और महंगे मेकअप से सजती संवरती है, वहीं अंशिका अपनी स्वर्गवासी माँ की शादी की साड़ी पहनकर तैयार होती है, जिसके साथ बारात उनके घर के द्वार पर दस्तक देती है। जहां सगी बेटी की शादी सजे धजे मंडप में होती है, वहीं अंशिका के फेरे साधारण मंडप में होते हैं। तभी अंत में सुषमा कहती है, कितनी शर्म की बात है किशोर भाई साहब। रमिया ने तो अंशिका को कोख से जन्म ना दिया था, मगर अंशिका तो आपका अंश है। बावजूद इसके आपने दोनों बेटियों के बीच ऐसा बर्ताव किया। इस सगे और सौतेलेपन को मैं उसी दिन भाप गई थी, जिस दिन मैं आपके घर रिश्ता लेकर आई थी। बावजूद इसके मैंने ये रिश्ता केवल इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इन दोनों बहनों के बीच सगों से बढ़कर स्नेह है। सासू माँ शांत हो जाइए।
समाज के सामने बाबूजी को शर्मिंदा ना कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। देख लो बाबूजी, जिस बेटी को आपने दुलार की जगह दुत्कार दिया, वही बेटी आपके लिए मिन्नत मांग रही है। ये सुनकर दोनों दंपत्ति बेहद शर्मसार होते हैं। अंशिका बेटी, अपने बाबूजी को माफ कर दे। असल कसूरवार तो मैं हूँ, जिसने बाप बेटी में फूट डाला। ऐसा ना कहो माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बस इतनी इच्छा रखती हूँ कि मुझ अभागन के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर विदाई दे दो। ये सुनकर किशोर उसे सीने से लगा लेता है और अंत में दोनों एक साथ बेटियों की विदाई करते हैं। इस तरह अंशिका को विदाई की बेला पर माँ बाप का प्यार तो मिलता है, साथ ही शानो शौकत से भरपूर ससुराल और प्यार करने वाला पति भी मिलता है। जादुई थाली। अजी क्यों जिद पर तने हुए हैं? धरती पर खड़े होने का बल नहीं बचा तुम्हारे शरीर के भीतर। राम ना करे तुमको कुछ हो गया तो इस बुढ़ापे में मैं किसके सहारे काटूंगी? पन्ना, अगर जाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा क्या? फिर खाएंगे क्या? ये पापी पेट तो नहीं मानेगा ना। कितना आस लगाई थी कि मेरे दोनों बेटे राम लखन बनकर हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, मगर लुगाइयों के आते ही गिरगिट की सी चाल बदल दिखाई उन्होंने। बेटों के छोड़ जाने के बाद 60 वर्षीय गजोधर अपनी पत्नी पन्ना के संग गांव के अंतिम छोर में बसे नदी के किनारे एक गुमटी डालकर गुजर बसर कर रहे थे। अच्छा, मैं जाता हूँ, तुम भीतर से किवाड़ कस लो। घर का दाना पानी चलाने के खातिर गजोधर सारा दिन सड़कों पर घूमकर कबाड़ टटोलता और उन्हें बोरियों में भरकर मोहसिन भंगार वाले के हाथों बेचा करता था। राम राम मोहसिन भाई, ये लो, जल्दी से इस कबाड़ का भार तोलकर दाम दे दो। ये लो चचा जान, 15 किलो कबाड़ था, जिसके कुल मिलाकर बनते हैं 150 रुपया। अरे जो भी बन पड़ता है दे दो भाई। गजोधर उन पैसों के मुट्ठी में बांधकर घर लौटते हुए खुद से बतियाते हुए बढ़ता जा रहा था। एक सवेर से सांझ तक घुमक्कड़ की तरह किवाड़ बिन चुनकर भी सिर्फ 150 रुपए हाथ लगे हैं। ये तो बनिए की उधारी चुकाने में ही बराबर हो जाएगी। आज का राशन पानी कैसे मोल लूंगा? गजोधर को जो बात पूरे रास्ते खलती है उसके संग वही होता है। बनिया उसे पैसे लेने के बाद अपना पल्ला झड़पते हुए उसे दुकान से भगा देता है। क्या बात है जी, आप परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? पन्ना, धिक्कार है, जो मैं भरसक तुम्हारा पेट भी नहीं पाल सकता। चुप हो जाइए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और फिर ये क्या कम है कि हम थोड़े में भी संग हैं? सीमित भंडारण होने के चलते जहां बुढ़ापे की उम्र में उन्हें अत्यधिक पोषक तत्व से परिपूर्ण आहार खाना था, वहां बूढ़े दंपत्ति आधा पेट खाकर एक दूसरे के आगे अपनी झूठी तृप्ति भरा रुझान प्रकट करते हैं। हर एक दिन गजोधर सड़क पर घूमकर जो कबाड़ चुनता, उसी से वह रात में अपने पेट की आग को बुझा पाते थे। एक रोज जब गजोधर घर लौटते हुए कहता है, सवेरे से अब तक एक पैसे का भी कबाड़ नहीं दिखाई पड़ा। एकाएक उसकी बूढ़ी निगाह रास्ते के बीचों बीच पड़ी एक साधारण थाली पर जाती है। गजोधर उसे लेकर घर आकर अपनी पत्नी को देता है। पन्ना, ये देखो, मुझे चौराहे के बीचों बीच ये थाली मिली। इसकी चमक और दमक देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी बर्तन व्यापारी के ट्रक से गिर पड़ी थी। आज आपको इसी थाली में खाना परोसती हूँ। पन्ना उस थाली को धो पोंछकर उसे गजोधर के आगे बिछाकर जैसे ही उसमें थोड़ा सा चावल परोसती है, थाली के चारों ओर एक तेज चुभने वाली चमक प्रकाशमान होती है और दोनों की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। अरे तुमने तो इसमें जरा सा चावल का कतरा डाला था, फिर ये थाली अपने आप चावल से लबालब कैसे भर गई? कहीं ये माँ अन्नपूर्णा की दया तो नहीं है? मुझे तो ये माया इस जादुई थाली की लगती है। देखो, एकाएक इस थाली का रंग भी साधारण से सुनहरा हो गया। जादुई थाली का पुख्ता प्रमाण जानने के खातिर पन्ना थाली के भीतर के चावल को निकालकर इस बार उसमें कच्चा दाल डालती है। जादुई थाली एक बार फिर अपनी माया को प्रकट करती है। मैंने इस थाली के भीतर दाल के चुनिंदा दाने डाले थे, मगर इसका पूरी तरह भरना इसके जादुई होने का पुख्ता प्रमाण दे चुकी है। काश कि हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम उसे भी इस जादुई थाली के सहारे बढ़ा सकते थे ना पन्ना। पैसे ना सही, मगर अब ये जादुई थाली पैसे कमाने का जरिया जरूर बनेगी। मगर कैसे? पन्ना टोकरी में पड़े अल्प सब्जियों को जैसे ही जादुई थाली में डालती है, थाली के भीतर सैकड़ों सब्जियों की भरमार लगकर जमीन पर गिरने लगती है।
अरे इस जादुई थाली के तो खेल निराले हैं। एक ही क्षण में कैसे एक आध सब्जियों को ठेला भर सब्जियों में बदल डाला। जादुई थाली से मिले सब्जियों को बड़े से टोकरी में भरकर बूढ़ा गजोदर उन्हें माथे पर लाद कर बेचने के लिए चल पड़ता है। सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जियां ले लो, पालक, गोभी, आलू, ये लो भैया रास्ते का माल सस्ते में, सब्जी ले लो। गजोदर को यूं सब्जी बेचता देख गांव की झुमरी बोल पड़ती है, अरे ओ सब्जी वाले बिहारी बाबू, का भाव बेचत हो ई भाजी तरकारी? एकदम सस्ता और सारी सब्जियां एकदम कच्ची और ताजी हैं। झटपट से 1 किलो आलू और 1 किलो पालक तौल दो। गजोधर झुमरी को सब्जी तौल कर दे देता है। तभी झुमरी उसे पैसे देते हुए कहती है, अरे ये रास्ते का माल सस्ते में का मतलब था? झुमरी की बात सुनकर गजोधर मन में कहता है, अब क्या कहूँ कि ये सब्जी जादुई थाली की देन है जो मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी, तभी तो रास्ते का माल सस्ते में बोलकर बेच रहा हूँ। गजोधर बाजार में जाकर अपनी सारी सब्जियां बेचकर कमाए हुए पैसे लेकर घर आता है। पन्ना, ये रही आज की कमाई। पन्ना जादुई थाली को जमीन पर रखकर जैसे ही एक सिक्का थाली के भीतर डालती है, वह 10 सिक्के बन जाते हैं। इसका अर्थ इस जादुई थाली की खासियत यह है कि जो कुछ भी इसमें एक अंश डाला जाएगा, ये उसे 10 गुना करता है। फिर पन्ना एक साथ सभी सिक्के और नोटों को जादुई थाली में एक साथ डालती है कि सिक्के लावे के फूटने की सी ध्वनि करते हुए थाली को ऊपर तक भर देते हैं। जादुई थाली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इन चंद पैसों को अपने जादू से इतना बढ़ाया है कि हमारे कमाई के रास्ते खुल सके। दोनों संग मिलकर उन पैसों को बैठकर गिनती करते हैं, जिसके बाद सुबह गजोधर कहता है, तो क्या सोचा आपने? रात भर सोचने के बाद मैंने ये तय किया है कि जिस जादुई बर्तन से मुझे ये पैसे मिले हैं, उसे मैं बर्तन बेचने का काम खोलूंगा। उसी दिन गजोधर एक खाली पड़ी दुकान खरीदकर उसमें बर्तन बेचने का कारोबार शुरू करता है, जहां सतपाल आकर कहता है, अरे चाचा, जरा थाली दिखाना। तभी उसके बगल में बैठी पत्नी झुमरी कहती है, हाय दैया सजनवा, ईता उन्हें भाजी तरकारी वाले चाचा हैं जौन से हम कल सब्जी खरीद रहे। इतनी जल्दी धंधा हेर फेर कर डाला। अरे बिटिया, जो बीत गया वो बीत गया। अब ये पन्ना बर्तन भंडार ही मेरा पुख्ता काम है। गजोधर एक एक करके उन्हें कई बर्तन दिखाता है। तभी झुमरी की नजर कोने में रखी जादुई थाली पर पड़ती है। वो थाली की नक्काशी बड़ी नीक है। माफ करना, वो थाली बिकाऊ नहीं, दरअसल वो थाली इस बर्तन की दुकान की शोभा है। दोनों बर्तन खरीदकर गजोधर को पैसे देकर जाते हैं और गजोधर कहता है, ये इस दुकान की पहली कमाई है, जादुई थाली, इसे मैं तुम्हें सौंपता हूँ। हर एक दिन की शुरुआत गजोधर अपने जादुई थाली का बखान करके करता। कुछ ही दिन में उसके बर्तन की दुकान परवान चढ़ जाती है। दिन भर की कमाई को गजोधर जादुई थाली में डालता, जिससे वह जादुई थाली उसे 10 गुना करके लौटाया करती, जिससे वह घर बार, अच्छा खान पान सब कुछ हासिल करते हैं। इस जादुई थाली के चलते हम बूढ़े बुढ़िया के पास आज सब कुछ है। मगर पन्ना, उनका क्या, जिनके बेटे ब्याह के बाद अपने उस बुजुर्ग माँ बाप को भूल जाते हैं जो उन्हें माली बनकर खून से सींचकर बड़ा करता है। वही बच्चे उन्हें कांटों में लाकर छोड़ देते हैं। गजोधर जादुई थाली में अपनी सारी कमाई डालता है। तभी जादुई थाली उसे 10 गुना पैसे फेर कर लौटाती है, जिसे वह बुजुर्ग के खातिर एक आरामदायक वृद्धाश्रम बनवाकर वहां सुख सुविधा की तमाम चीजों की उपलब्धि करता है। हम बूढ़े बुढ़िया ने जो झेला है, वो अब उम्र के इस पड़ाव में किसी और बुजुर्ग को नहीं झेलना होगा। तुम्हारा शुक्रिया जादुई थाली, मैं आजीवन तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने सिर्फ न हमारा पेट भरा है, बल्कि अपनी जादुई शक्ति से हमको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। इस तरह वह दंपत्ति आगे भी जादुई थाली का लगातार सदुपयोग करते हैं। कभी वह जादुई थाली से भूखे की भूख मिटाते, तो कभी बेसहारों का सहारा बनते थे। पारो की 5 बहू डरी सहमी हुई कतार में खड़ी थीं। तभी पारो गुस्से से आंखें तरीरती हुई उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू करती है। बहुत चर्बी बढ़ गई है तुम पांचों को, मेरे ना बोलने का फायदा उठाती हो। देखो मैं तुम पांचों की अकल कैसे ठिकाने लगाती हूँ। कभी बासी खाना खाने से कतराती हो, तो कभी खाना ज्यादा बनाती हो। अरे इसकी भरपाई क्या तुम्हारा बाप करेगा? हो गरीब बाप की बेटियां, मगर शौक तो रईसों वाले हैं। सास के ताने बाने सुनकर रजनी खुद को रोक नहीं पाती और बीच में बोल पड़ती है,
माफ करना माँ जी, मगर ऐसे कौन से शौक पाल लिए हम पांचों ने। जब से ब्याह कर इस घर में बहू बनकर आई हैं, इस दहलीज से बाहर कदम तक नहीं रखा हमने। सारा दिन हम पांचों बहुएं एक पांव काट की पुतली की तरह आपके इशारों पर नाचती रहती हैं। यह सुनकर गुस्से से आग बबूला हुई पारो दांत पीसती हुई रजनी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए कोठरी की ओर लेकर जाने लगती है। नास पीटी मेरा खाती है और मुझसे जुबान लड़ाती है। 4 दिन इस अंधेर कोठरी में बंद रहेगी तो ये गज भर की जुबान काबू में आ जाएगी। माँ, जीजी बचाओ, माँ जी मुझे छोड़ो। रजनी के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद पत्थर दिल पारो उसे कोठरी में बंद कर देती है और अपनी धौंस झाड़ते हुए अपनी चारों बहू को धमकाती हुई कहती है, कान खोल कर सुन लो चारों, अगर तुम में से किसी ने इस करमजली काल को कोठरी से बाहर निकालने की गुस्ताखी की तो तुम चारों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। सास के खौफ के मारे बेचारी चारों बहू के पांव बंदिश में बंध जाते हैं। गजोधर की एक गलती का नतीजा उसके 5 बेटे और उसकी बहुएं भुगत रही हैं। बरसों पहले पहली पत्नी की मौत के बाद गजोधर ने अपने 5 बेटों की परवरिश के लिए पारो से पुनर्विवाह किया, मगर पारो के सौतेलेपन ने गजोधर को गहरे सोब में धकेल दिया और वह दुखदाई दुनिया को सदा के लिए छोड़कर चला गया। जिसके बाद पारो ने अपने 5 बेटों की पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें बाल मजदूरी के दलदल में धकेल दिया और सयाने होने के बाद साधारण तौर से उसकी शादी गरीब कर्मा की 5 बेटियों से कर दिया। जहां संजय, मुकेश और रंजीत शहर में एक कारखाने में कार्यरत थे, वहीं दीना और दिवाकर गांव में ही रहकर कभी खेतीबाड़ी करते तो कभी भट्टी में ईंट धोते। आखिर कब तक हम 5 बहुएं अपनी सौतेली सास की ज्यादती और जुल्म का शिकार होती रहेंगी। थोड़ी देर में दीना और दिवाकर घर लौटते हैं। क्या बात है, तुम चारों के चेहरे की रंगत क्यों उड़ी है? दीना के पूछने पर चारों बहू बारी बारी से सब कुछ बताती हैं, जिसके बाद दीना अपनी माँ के कमरे में आता है। माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आजा। माँ, आखिर आपकी बहू के कामों में कौन सी कमी कसर रह जाती है जो आप उन बेचारी पर जानवरों से भी बदतर जुल्म ढाती हो? अच्छा, तो इन चारों ने चुगली कर दी। देख दीना, ये घर मेरा है, तुम सबको मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और चलते बनो यहाँ से। पारो दीना की दुखती रग से बखूबी वाकिफ थी कि वह अपने पिता के घर को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह अपनी दाव चलकर दीना का मुंह बंद कर देती है। गुजरते समय के साथ जो बहुओं को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, यह खुशखबरी वह अपनी सास को सुनाने के लिए आती है। अरे क्या बात है, सवेरे सवेरे क्यों मेरे सर पर तनी हुई हो? माँ जी, बहुत जल्द आप दादी बनने वाली हैं, हम 5 प्रेग्नेंट हैं। यह सुनकर पारो का चेहरा फीका पड़ जाता है और वह बोलती है, बेड़ा गर्क हो, तुम 5 को किसने कहा था इतनी जल्दी गर्भवती होने को? माँ जी, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर भी आप खुश नहीं हैं? आहा, अरे कोई जंग नहीं जीता तुम 5 ने प्रेग्नेंट होकर, क्या जरूरत है इतनी जल्दी जनसंख्या बढ़ाने की? माँ जी, कितने ही घर इस खुशखबरी के लिए तरस रही हैं। ये हम 5 बहू की खुशनसीबी है जो भगवान ने हमें गर्भ का फल दिया है। यह सब सुनकर पारो अपने कमरे में आ जाती है। गुजरते समय के साथ 5 प्रेग्नेंट बहुएं 3 महीने का पड़ाव पार कर जाती हैं। एक दिन की बात है। माँ जी, हम गर्भावस्था के 3रे महीने में चल रही हैं। बेहतर होता जो आप हमारे लिए थोड़ा बहुत फल मंगवा देती। कल जब हम टीका लगवाने अस्पताल गई थी तो डॉक्टर ने हमें अंदरूनी कमजोरी बताई थी। डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं। पुराने जमाने की पटेलू औरतें सारा दिन भूखे प्यासे खेत खलिहान में बनिहारी करने के बावजूद हट्टे कट्टे बच्चे जनती थी। तुम 5 को तो बहुत छूट है, चुपचाप दाल रोटी खाओ, समझी? और हाँ, ये पाव भर पनीर है, शाम को इतनी भुर्जी बनाकर मेरी थाली में परोसना। एक भी दाना खाया तो खैर नहीं। यह कहकर पारो टहलने निकल जाती है और बेचारी बहू बोलती है, अगर आज हमारी सगी सास होती तो वह इस खुशखबरी से पोले नहीं समाती और हमें यूं छोटी छोटी चीजों के लिए मन न मारना पड़ता। 5 बहू के सो जाने के बाद पारो देर रात मेवे मखाने खाती हुई कहती है, वाह, क्या मीठे मीठे मेवे मखाने हैं, मुंह में घुलते ही मलाई का स्वाद देते हैं। पारो को इस बात की भनक नहीं थी कि उसकी 5 प्रेग्नेंट बहू से बाहर से देख रही थी। अगली सुबह राधा बात छेड़ते हुए कहती है, माँ जी, हमारे लिए थोड़े मेवे मखाने मंगा दीजिए ताकि हमारे बच्चे तंदुरुस्त हो जाएं। अरे मेवे मखाने खाने लायक मुंह है तुम्हारा,
और तुम्हारे पतियों ने क्या मेरे पास नोटों के पुलिंदे भेजे हैं? माँ जी, जब देर रात आप चिपते चिपाते मेवे खा सकती हैं तो हमारे संग भेदभाव क्यों? अच्छा, तो तुम पाँचों मेरे कमरे की ताका झाकी करती हो। अब मेवे मखाने तो क्या, अब देखो मैं तुम्हें दाने दाने के लिए कैसे मोहताज करती हूँ। पत्थर दिल पारो अपना पेट भरकर रसोई घर में ताला लगा देती है। प्रेगनेंसी के पड़ाव में भूखे प्यासे रहने के कारण सेहत बिचारी बहुओं का साथ छोड़ देती है। इस बात की भनक लगते ही उसके तीनों बेटे शहर से लौटकर पारो पर बिगड़ जाते हैं। माँ, कहाँ हो तुम? सामने आओ। आहा, आओ आओ मेरे सौतेले सपूतों, तुम्हारा ही इंतजार था। लानत है तुम पर पारो देवी, एक औरत होकर अपनी प्रेग्नेंट 5 बहुओं के साथ इतनी कड़ाई से जुल्म जाती करती, तुम्हारा कलेजा नहीं कांपा? अरे कैसे कांपेगा कलेजा? इन्होंने अपनी कोख से बच्चे को जन्म दिया होता तब तो एक प्रेग्नेंट औरत की पीड़ा भाप पाती। बरसों से हम सभी इंतजार कर रहे थे इसी वक्त का कि एक रोज तुम्हारा पत्थर दिल पिघल जाएगा, मगर हम गलत थे। इसलिए अब हम पांचों भाई अपनी पत्नियों के साथ ये घर छोड़कर जा रहे हैं। जाते हो तो शौक से जाओ, क्योंकि पारो देवी के लिए परिवार नहीं प्रॉपर्टी और पैसा मायने रखता है। पांचों भाई अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ चले जाते हैं। अगली सुबह नींद में मंदी पारो अपने बिछौने पर पड़े हुए कहती है, बहू, अरे मेरी चाय कहाँ है? चल मेरी चाय लेकर आ। अचानक पारो को याद आता है कि उसकी बहू और बेटे घर से जा चुके थे, जिस कारण वह अपना हाथ पांव चलाते हुए चाय नाश्ता बनाकर खाने की मेज पर बैठ जाती है, जहां कुर्सियों का खालीपन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। समझ नहीं आ रहा, जिनसे मेरा कोई सगा नाता नहीं था, उनकी याद मुझे क्यों झकझोर रही है। पारो अपने ध्यान को भरमाने की भरसक कोशिश करती है, मगर उन्हें हर एक कोने में कभी अपने बेटे तो कभी बहू की छवि दिखाई देती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, पारो को परिवार की अहमियत साफ तौर से समझ आने लगती है। एक रात वह बिछौने पर पड़ी फूट फूट कर रोते हुए कहती है, पैसा और प्रॉपर्टी पाने की होड़ में मैं इस कदर अंधी हो गई थी कि मुझे परिवार की अहमियत नहीं पता चली, मगर आज ये सन्नाटा मुझे तिल तिल मार रहा है। सभी रिश्ते खो जाने के बाद पारो को परिवार की अहमियत समझ आती है। दूसरी तरफ पांचों बहुएं भी 5 बेटों की मां बनकर सम्मति के साथ खुशी से रहने लगती हैं। साथियों, परिवार की अहमियत संसार के शानो शौकत से बढ़कर है, क्योंकि शानो शौकत कब साथ छोड़ जाए कोई नहीं जानता, मगर एक परिवार ही हर सुखड़े सफर में साथ खड़ा होता है।